हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं वापस से आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ अपनी सेकंड ऑडियो सीरीज़ लेकर के। ये सेकंड क्लास होगी जिसमें कि जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि मैं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में इस क्लास में मैं बात करूँगी। ठीक है। और पिछले में मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जिनसे जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य थे उनसे जो जानकारी मिली है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, वो चीज़ें डिस्कस की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव मतलब होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। संस्कृति और बर्तन की बात करें तो मालवा की जो संस्कृति थी उसमें काले तथा लाल रंग के बर्तन बनते थे। बुर्जहोम संस्कृति में धूसर बर्तन और जोखे संस्कृति में लाल बर्तन और दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति में चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण में भूरा धूसर। ये संस्कृति और बर्तन का एक नोट है। ठीक है। अभी हम पूरा पाषाण युग जान गए। फिर आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था जिसका प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम था। जहाँ पे कुल्हाड़ी को पाया गया वो जगह का नाम था अतिरम्पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं जो कि पहली फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। कोल्डीहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। स्फटिक पत्थर होता है एक टाइप का, उससे पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टिला। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। श्वेत भ्रू गिब्बन एक टाइप का बंदर है जो कि असम में पाया जाता है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये इसके अंदर शैल चित्र बने हुए हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब ये प्रागैतिहासिक काल की हमारी खत्म हो गई यूनिट। अब तीसरी है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि
2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा सिंधु युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सन 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो अभी बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठपुर, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर, व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में होने का अनुमान लगाया था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक वो पुरास्थल जो मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता तो यह पंक्ति दाईं से बाईं ओर और तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिल रहा है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है।
संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों ने किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृंग मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। नोट: सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं और प्रदेश। आयातित वस्तुएं क्या है? तांबा। प्रदेश खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। चांदी अफगानिस्तान ईरान। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टिन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्त मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। ये एक और नोट है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो प्रमुख स्थल में पहला है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। स्थिति इसकी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, हड़प्पा सभ्यता। और उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी, माधो स्वरूप, वत्स, व्हीलर। सेकंड है मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान के ये सिंध नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंध। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी, मैके, व्हीलर। तीसरा चन्नूदड़ो, सिंधु नदी के किनारे ये पाई गई है और स्थिति है सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता मैके, एमजी मजुमदार। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर ने खोज की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। और खोजकर्ता फजल अहमद। रंगपुर नदी मादर नदी के किनारे और स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगपुर। और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। अच्छा, रंगनाथ राव ने खोज की तो अपने नाम पे रंगपुर रख दिया स्थल का नाम। रोपड़ नदी सतलज नदी, पंजाब का रोपड़ जिला। और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला। और खोजकर्ता रंगनाथ राव। और आलमगीर हिंडन नदी। आलमगीर जो स्थल है वो हिंडन नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है आलमगीर। और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। 1958। सुतकोंडर ये दास्क नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। स्थिति है इसकी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। और इसके खोजकर्ता हैं ऑरल स्टाइन। बनमाली 11वां है स्थल, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला। और उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, 1974। 12वां धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। स्थिति है गुजरात के कच्छ जिला में। और उत्खननकर्ता जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, ये दो हैं धौलावीरा के। 13वां है सोतकाह, सादी कौर नदी के किनारे है ये सोतकाह। और स्थिति है दक्षिणी बलूचिस्तान में। और इसके उत्खननकर्ता हैं जॉर्ज डेल्स। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु
माना जाता था। और निचला शहर भी किले से घिरा हुआ होता था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति संदर सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हमारा ये ख़त्म हो गया है। ये एक कह सकते हैं यूनिट सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक काल ख़त्म कर लिया हमने। सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। दो भागों में विभाजन किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विस, चौथा जन, पांचवां राष्ट्र। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विसपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब जो होते थे वो दुर्गपति होते थे और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अब नोट में है दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा के अनुसार राजा का नाम रखा जाता था। जो पूर्व दिशा का राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता था उसे प्राची कहते हैं। मतलब पूर्व में जो होते थे सम्राट और उनको कहा जाता था प्राची। पश्चिम में स्वराष्ट्र कहा जाता था प्रतीची। उत्तर में विराट और कहा जाता था उदीची। मध्य में जो होते थे उनको राजा कहा जाता था। दक्षिण में जो होते थे उनको भोज कहा जाता था। ठीक है। सम्राट प्राची, स्वराष्ट्र प्रतीची, विराट उदीची, मध्य का राजा, दक्षिण का भोज। एक और नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी जो कि अभी की रावी नदी है, उसको पहले परुष्णी नदी कहते थे। परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 राग्य युद्ध, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या 18। वेदांग कितने हैं? 6। और ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाग। अगर हम वेदांग को देख लें कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं, तो 4 वेद हो जाते हैं। और जो वेदांग है उनमें पहला है शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठवां छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये हो गए 6 वेदांग। और 18 पुराण हैं और उपनिषद 108 हैं।
ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से यानी ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या जिसे देवर कहते हैं, देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। 3 प्रकार के वस्त्र: वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। नीवी। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, तो जो चार्वाक दर्शन है उसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कड़ाद या उलूक प्रवर्तक हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चार्वाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कड़ाद या उलूक। महर्षि कड़ाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कड़ाद। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लोहे को श्याम अयस, तांबे को लोहित अयस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। वेकनाट। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब ऋग्वैदिक काल की नदियां, जिनका प्राचीन नाम क्या था और अभी आधुनिक नाम क्या है, वो देख लेते हैं। कुब्र नदी, ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परूषणी रावी, सतुद्री सतलज, बिपासा व्यास, सदानीरा गंडक, दृशदती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुब्र कुर्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परूषणी रावी, सतुद्री सतलज, विपासा व्यास, सदानीरा गंडक, दृशदती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ये उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से हैं? देवता और उनका संबंध। इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण,
पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, वस्तु ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण देवता हैं। द्यौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति तथा एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जो वर्ण होता था वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे उत्तर वैदिक में, जो कि ऋग वैदिक में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सिरा और सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र भी जिसे कहते हैं की रचना बदरायण ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ये उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल ये हमने ख़त्म कर लिया, मतलब वैदिक सभ्यता भी हमने ख़त्म कर ली। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, हाँ, और उसके बाद पढ़ा सिंधु सभ्यता, फिर हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हाँ, और बौद्ध धर्म, और अगर हो सके तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबों को ये ऑडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।